नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। एक सवाल के साथ शुरुआत करती हूं। क्या देश का पीएम और किसी राज्य का सीएम बनने के लिए गांधी परिवार का दावा सबसे ज्यादा मजबूत होता है? ये सवाल इसलिए जहन में आ रहा है क्योंकि अगर आप उठाकर इतिहास देख ले तो राहुल गांधी पीएम बनना चाहते हैं और उन्हीं के भाई वरुण गांधी में सीएम बनने की तीव्र इच्छा जाग उठी है। सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में 2017 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी की तरफ से अभी मंथन जारी है कि यूपी में सीएम फेस कौन होगा चेहरा, किस तरीके से होगी रणनीति, मंथन जारी है। लेकिन इन सब के बीच वरुण गांधी के समर्थक उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने को बेचैन है। यही वजह रही कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में संगम नगरी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान हमने देखा कि पूरा संगम तट, पूरा एरिया वरुण गांधी के पोस्टर से पटा रहा, जिसे आलाकमान की नाराजगी का सामना भी करना पड़ा है। आलाकमान को ये बातें नागवार गुजरी हैं और सीधे तौर पर उन कार्यकर्ताओं को एक नोटिस जारी किया गया है जिन्होंने ये पोस्टर चस्पा करवाए थे। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या किसी देश के प्रधानमंत्री या किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए गांधी उपनाम होना ही योग्यता का आधार है? इसी मसले पे बात करेंगे आज के प्राइम टाइम में। तो सोनिया अपने लाल को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं और उसके उलट मेनका अपने लाल को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं। दोनों ही तरफ से अगर देखिए तो राहुल गांधी और वरुण गांधी दोनों के ही समर्थक इन्हें एक पद पर देखना चाहते हैं। आज हम बात वरुण गांधी की कर रहे हैं, जिनके समर्थक ये चाहते हैं, समर्थक ना कहें बल्कि कहें कि वरुण गांधी का एक संगठन जो अदृश्य होकर बीजेपी के अंदर काम करता है, वो खास तौर से वरुण गांधी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। यही वजह है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हमने देखा कि इलाहाबाद में चारों तरफ वरुण गांधी से जुड़े हुए पोस्टर चस्पा किए गए थे। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि आलाकमान नाराज हैं। उनके संसदीय क्षेत्र सुल्तानगंज से सीधे तौर पर उनको बाहर निकलने के लिए मना कर दिया गया है। तो ऐसे में इन पोस्टर्स के क्या मायने हैं? सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद वरुण गांधी को यूपी का सीएम बनने या यूं कहें कि वरुण गांधी के समर्थकों को उन्हें यूपी का सीएम बनाने की ख्वाहिश है, जैसे कांग्रेसी नेताओं में राहुल गांधी को पीएम बनाने की। लेकिन गांधी टाइटल लगाने से कोई पीएम और सीएम नहीं बनता। हालांकि इलाहाबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पोस्टरों से शहर पटा रहा। साथ ही अपने 2 दर्जन वाहनों के काफिले के साथ शहर में पहुंचने के बाद उनका रोड शो हुआ और उनके समर्थकों ने जिस तरह का माहौल बनाया, उससे इलाहाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में वरुण गांधी ही रहे। वरुण गांधी को हीरो बनाकर पेश किया गया, जैसे कि यूपी बीजेपी में उनके जैसा कोई नेता ही ना हो। जबकि यूपी बीजेपी में एक से एक कद्दावर नेताओं की फौज है। इसमें राजनाथ सिंह समेत कई नेता शामिल हैं, जिन्हें सरकार और शासन के अनुभवों की कोई जरूरत नहीं है और वे सभी विभिन्न सरकारों में अहम पद संभाल चुके हैं। युवा चेहरों की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ सबसे आगे दिखते हैं, जबकि यूपी के विकास को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की रणनीति उदार चेहरे को पेश करने की है, जबकि वरुण गांधी की छवि कट्टर नेता की है। ऐसे में इलाहाबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के दौरान बीजेपी सांसद वरुण गांधी के समर्थन में हुए पोस्टर वॉर के पीछे वरुण गांधी की सीएम बनने की अति महत्वाकांक्षा ही कही जा सकती है। इससे नाराज होकर पार्टी आलाकमान ने वरुण के समर्थकों को कड़ी फटकार लगाई। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने पोस्टर लगाने वाले सक्रिय कार्यकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया, क्योंकि विभिन्न पोस्टरों के जरिए वरुण गांधी के समर्थकों ने बीजेपी नेता स्मृति ईरानी से लेकर कुछ अन्य नेताओं पर व्यक्तिगत हमले तक किए। साथ ही इस पोस्टर को छपवाने और लगवाने के लिए पार्टी से कोई अनुमति नहीं ली गई, जबकि बीजेपी वरुण गांधी को अपनी राजनीतिक गतिविधियां अपने निर्वाचन क्षेत्र सुल्तानपुर तक ही सीमित रखने की सख्त हिदायत दे चुकी थी।
इसके बावजूद वरुण गांधी इलाहाबाद दौरे पर चले गए। इससे बीजेपी आलाकमान खासा नाराज भी है और इसकी रिपोर्ट अमित शाह तक को भेजी गई है। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुमार मयंक। तो सवाल तो यही है कि क्या गांधी उपनाम होने से किसी भी पद के लिए एलिजिबिलिटी योग्यता बंद हो जाती है, वो योग्य हो जाता है वो व्यक्ति जिसके नाम के आगे गांधी लगा होता है। इसी मसले को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हमारे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हर्ष रंजन जी इस वक्त फोन लाइन से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है हर्ष रंजन जी आपका सुदर्शन न्यूज में। और मेरा सीधा सवाल यही होगा, राहुल गांधी पीएम बनना चाहते हैं, वरुण गांधी सीएम बनना चाहते हैं, तो क्या गांधी उपनाम ही सब चीजों की योग्यता तय कर देता है? हर्ष रंजन जी देखिए लावणी जी, आपने बहुत सही कहा। पहले गांधी उपनाम ही क्या योग्यता तय कर देता है? तो गांधी जब उपनाम है तो योग्यता बिल्कुल ही नहीं तय करता है। योग्यता सिर्फ वो तय करता है जो असली गांधी थे, यानी महात्मा गांधी थे। अब उसके बाद गांधी लगा लेने ही मात्र से कोई सीएम या पीएम हो जाए, ये बात बिल्कुल गलत है और सही नहीं है। रही बात अभी के जो ताजा हालात हैं उत्तर प्रदेश में, कार्यकारिणी बीजेपी की बैठक के बाद इलाहाबाद में जिस तरीके से वरुण गांधी के पोस्टर्स वहां लगाए गए, जिस तरीके से उनको वहां पर एक पोस्टर बॉय और आगे के सीएम के तौर पर पेश किया गया, मुझे नहीं याद है बीजेपी के इतिहास में शायद इससे पहले कभी भी बिना आला कमान के या बिना केंद्रीय नेतृत्व के जानकारी के इस तरीके का कोई भी काम पहले कभी हुआ हो। यूपी में जो हुआ ये निश्चित तौर पर सराहनीय बिल्कुल नहीं है और हम ये कहने को मजबूर हैं, जो आपका आज का टाइटल भी है कि आखिर वरुण गांधी जो ठहरे, इनकी पहचान करनी होगी कि ये कौन कार्यकर्ता थे बीजेपी के जिन्होंने इस तरह के पोस्टर बनवाए और इस तरीके से पोस्टर लगवाए। क्योंकि ये कहा जाता है, ये कहा जाता रहा है कि अगर हम खासतौर से पार्टी के अंदर की बात करें तो वरुण गांधी का एक अदृश्य संगठन है बाकायदा जो काम करता है समय समय पर वरुण गांधी को एज अ सीएम फेस प्रोजेक्ट करने के लिए। उसी संगठन ने ये काम किया। तो इस संगठन के बारे में आज तक कोई क्लैरिटी क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि ये मसला इस बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी, पोस्टर वॉर छिड़ा, लेकिन पिछले दिनों अगर आप याद करें तो वरुण गांधी की तरफ के लिए पहले भी कई तरीके से आवाजें उठी हैं बीजेपी के अंदर। मेनका गांधी भी खुद कई बार आके सामने स्टेटमेंट दे चुकी हैं, आखिरकार वो तो मां है, वो कहेंगी। लेकिन बीजेपी के अंदर से बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जिन्होंने वरुण गांधी को एज अ सीएम फेस प्रोजेक्ट करने की बात कही। और अगर आपने आज का स्टेटमेंट सुना हो, शत्रुघ्न सिन्हा, वो भी वरुण गांधी की तारीफ कर रहे हैं। देखिए, ये तो आपको लावणी मानना पड़ेगा कि अभी बीजेपी के अंदर कुछ असंतोष है कुछ नेताओं में। वो क्यों है, क्या है, इस बात का पता तो बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को या होगा या फिर उनको होगा। लेकिन ऐसे बड़े गिने चुने चंद लोग हैं जिनका आपने नाम लिया, शत्रुघ्न सिन्हा और वरुण गांधी की तरह के। क्योंकि बीजेपी अगर अभी देखें तो उत्तर प्रदेश में, अगर आपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुना हो वहां पर इलाहाबाद में, तो उनके पूरे भाषण से ये अर्थ निकाला जा सकता है कि बीजेपी वहां एक बार 5 साल के लिए आना चाहती है। जनता से वो गुजारिश कर रहे थे कि हमें एक मौका दीजिए ताकि हम तरक्की के राह पर चल सके। ऐसे में बीजेपी वहां कोई बहुत कट्टर नेता, जो कि छवि वरुण गांधी की है, कट्टरवादी हिंदू नेता होने की, ऐसे छवि वाले उम्मीदवार को उतारना नापसंद करेगी। खास तौर पर अब जबकि लगभग 2-2.25 साल के मोदी के शासन के बाद कई तरीके की चुनौतियों का सामना करते हुए अब सरकार चल रही है और उत्तर प्रदेश एक बड़ी जगह है, बड़ा प्रदेश है जिसका बड़ा देश की राजनीति में महत्व है। वहां पर बीजेपी एक उदार चेहरा उतारना चाहेगी। वो उदार चेहरा कोई भी हो सकता है। और अगर वैसे भी देखें
किसी भी प्रदेश में अब तक चुनाव के पहले बीजेपी ने कभी भी मुख्यमंत्री पद के नाम के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। दिल्ली हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इन सब के बीच एक ये वजह है, खास तौर से जैसा आपने बोला भी कि एक कट्टर चेहरा नहीं उतारना चाहेगी, यही ऐसे तमाम वहां पर बातें उठ रही है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल और जहन में आता है, क्या बीजेपी को ये लगता है कि वरुण गांधी कहीं ना कहीं, रिश्ता तो है ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अगर बात की जाए, उन्होंने निश्चित रूप से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई है वो 2 क्षेत्रीय पार्टियों की है और इसमें अगर कोई तीसरी पार्टी आती है उसका चेहरा उसकी तरफ से एक ऐसा चेहरा होना चाहिए जो सीधे तौर पर कांग्रेस को जवाब दे सके। लेकिन वरुण गांधी ने कभी भी प्रियंका गांधी या राहुल गांधी के लिए कोई डायरेक्ट अटैक नहीं किया है। यहां तक कि प्रियंका गांधी ने मुझे याद है पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने ये तक हिदायत दी थी वरुण गांधी को कि आपको गीता पढ़नी चाहिए। तो वो तो डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, लेकिन वरुण गांधी कभी भी ऐसा अटैक करते हुए नजर नहीं आए। क्या ये वजह भी हो सकती है? देखिए, ये रिश्ता जो है बहुत कुछ कहता है। एक तो बहुत करीबी रिश्ता है, बल्कि इसको रिश्ता ना कहें, ये भाई भाई की कहानी है। खून जो है वो बोलता है। एक बात तो जाहिर सी बात है, ऐसे में कोई उस तरीके से टिप्पणी, आलोचना, प्रत्यालोचना शायद राहुल गांधी या मेनका गांधी की, वरुण गांधी और मेनका गांधी की तरफ से ना हो, लेकिन कुछ शिकवा शिकायत चूंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इनसे ज्यादा रहा है, इसलिए वो हो। बहरहाल राजनीति में या कहें कि चुनावों के दौरान ये सारी चीजें उतना महत्व नहीं रखेंगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति वैसे ही बहुत अच्छी नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में 80 में से 71 सीटें बीजेपी को गई थी। 2-4 सीटें किसी तरीके से समाजवादी पार्टी, और वो भी परिवार को, आप कह लें कि जो बाकी की सीटें गई वो सिर्फ समाजवादी पार्टी या कांग्रेस परिवार को गई, किसी वो नेता को नहीं गई। तो ऐसे में उत्तर में कांग्रेस का जवाब देने के लिए किसी गांधी को उतारा जाना, ये सवाल मुझे तो बेमानी लगती है, क्योंकि मुकाबला वहां से है ही नहीं। मुकाबला वहां से बिल्कुल नहीं है। आप मोदी जी के भाषण पे गौर करें, उन्होंने बड़ा साफ साफ कहा कि एक आपस में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, मायावती जी और मुलायम सिंह यादव जी के बीच में वो साठगांठ चलती है कि भाई 5 साल आप रहिए, 5 साल मुझे दीजिए जी, इस तरीके से चलता है। तो कांग्रेस कहीं उसमें ये नहीं है। बहरहाल आज शाम को अमित शाह जी ने जो बैठक बुलाई थी वहां के सांसदों को, उस 71 सांसद में लगभग 65 सांसद उपस्थित हुए हैं, लेकिन वरुण गांधी उपस्थित नहीं हुए हैं। ये अपने आप में एक चौंकाने वाला तथ्य है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले मैं इस खबर को फॉलो कर रहा था और मैंने उन लोगों से बातचीत की। उनका ये कहना था कि वरुण गांधी ने इस बैठक में नहीं आने के लिए परमिशन ले रखी थी अमित शाह जी से, और इस बारे में उनकी प्रधानमंत्री मोदी जी से भी बात हुई है। लेकिन मुझे या नहीं ली थी, ये भी, इस पर भी सस्पेंस ही है, क्योंकि जिस तरीके से आलाकमान की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है, एक नोटिस तक भेज दिया गया है उन समर्थकों को जिन्होंने वरुण गांधी का पोस्टर लगाया हुआ था, और वरुण गांधी को भी उनके संसदीय क्षेत्र से बाहर ना जाने की हिदायत तक दी गई है। तो ऐसे में तो यही लगता है कि वरुण गांधी का सपना साकार होने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष रंजन जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण राय यहाँ पर रखने के लिए। इन सबके बीच चलिए आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं कि आखिर पार्टी लाइन से हटकर वरुण गांधी हमेशा से क्यों काम करते रहे हैं, और अगर यही हालात रहे तो क्या आने वाले वक्त में वरुण गांधी की स्थिति बीजेपी के अंदर और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले यूपी बीजेपी नेताओं में आगे निकलने की होड़ मची है। इसको लेकर तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हालांकि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अनुशासन तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी, लेकिन पार्टी के नेता उनकी बात अनसुनी कर एक दूसरे को काटने में लगे हैं। इलाहाबाद में पार्टी कार्यकारिणी से पहले पार्टी में अलग थलग पड़े वरुण गांधी ने तो ये जता दिया है कि वो पार्टी लाइन में आने वाले नहीं हैं। वरुण गांधी के साथ पोस्टर में सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चेहरे थे और नारा मिशन 265 प्लस का था। दरअसल इसके जरिए वरुण गांधी के प्रशंसक पार्टी पर दबाव बना रहे हैं कि उनके नेता के सीएम पद की उम्मीदवारी को भी ध्यान में रखना होगा, जबकि कई कारणों से वरुण गांधी ने हमेशा कांग्रेस या राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी पर
सीधा हमला करने से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखी है। साथ ही यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में स्पष्ट रूप से बीजेपी गांधी परिवार पर निशाना साधेगी। इस वजह से भी वरुण गांधी सीएम पद की दावेदारी के खांचे में फिट नहीं बैठते। लेकिन बात सिर्फ वरुण गांधी पर ही आकर नहीं थम रही। इलाहाबाद में बीजेपी की बैठक के दौरान शहर में पोस्टर उन नेताओं के भी लगे थे जिन्हें पार्टी या तो बाहर कर चुकी है या फिर बागी घोषित हैं। शत्रुघ्न सिन्हा और नरेंद्र मोदी की आंखों की किरकिरी रहे संजय जोशी भी बैनर पोस्टर में पार्टी का चेहरा बने। वहीं वरुण गांधी को सीएम मटेरियल बताते हुए उनके समर्थन में बीजेपी के शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा भी कूद पड़े, जो बिहार में बगावती बयान देते रहे हैं। सूत्रों की माने तो ये तमाम पोस्टर पार्टी ने नहीं बल्कि नेताओं के समर्थकों ने लगवाए हैं। लेकिन वरुण गांधी और उनके समर्थकों को कौन बताए कि पोस्टर छपवाने और रोड शो करने से कोई नेता नहीं बनता, ना ही परिवार या गांधी के उपनाम से। चाहे फिर वो राहुल गांधी हो या वरुण गांधी, नेता वही बनता है जो जमीनी स्तर पर काम करे और चुनाव में जिसके साथ जनता हो। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुमार मयंक। चाचे लगते हो या बहन लगते हो, नहीं, आप बीमार हैं, आपका इलाज करना मेरा फर्ज है। तो इस तरीके से रोज के रोज मैं विनती कर रही हूँ कि इसको ना हटाओ, इसको मत करो, इसको ये दे दो। अगर हमारी सरकार होती तो हक के माध्यम से हम लोग करते, और भी मजा आता अगर वरुण उस सरकार को चलाते, तो फिर तो पीलीभीत में तो चांदी ही चांदी, लेकिन फिर वो तो बात की बात है। तो उम्मीद है कि वरुण गांधी भी इस बात को समझेंगे कि नेता बनने के लिए नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। गांधी उपनाम होने से कोई नेता नहीं बनता है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबर जारी है। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। तो आईएसआईएस सरगना अबू बकर अल बगदादी हवाई हमले में मारा गया है। इस बात की पुष्टि किसी देश की मीडिया नहीं बल्कि खुद इस आतंकी संगठन से जुड़ी हुई न्यूज एजेंसी अल अमाक ने की है। इराक और तुर्की का मीडिया भी यही दावा कर रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि वाकई अब आतंक का अंत हो चुका है? तो सीरिया के रक्का में यूएस कोलिशन फोर्सेस के एयर स्ट्राइक में अबू बकर अल बगदादी के मारे जाने की खबर आ रही है। इस न्यूज एजेंसी, खासतौर से आईएस से जुड़ी हुई न्यूज एजेंसी अल अमाक इस बात का दावा कर रही है। सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या वाकई आतंक का अंत हो चुका है, लेकिन यूएस कोलिशन की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। इससे पहले भी आपको याद हो कि कई बार अबू बकर अल बगदादी के मारे जाने की खबर आ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी बगदादी नजर आता रहा है। आतंक के सबसे बड़े आका का अंत, अपने ही घर में मारा गया आतंकी। अब आतंकिस्तान का क्या होगा? वो मौत का सौदागर था, वो बेगुनाहों को कत्ल करता था, वो इस्लाम के नाम पर आतंक की फैक्ट्री चलाता था। उसके दिन की शुरुआत मौत के फरमान के साथ होती थी। वो शाम को बेगुनाहों के कत्ल का हिसाब लेता था। जो आतंकी सबसे ज्यादा मासूमों को मारता था, उसको वो इनाम देता था। जो किसी मासूम को नहीं मार पाता था, वो उसे जिंदा जला देता था। बात बेबाक मौत का फरमान सुनाने वाले आतंक के उस आका का अंत हो गया है। इस्लामिक आतंक से पूरी दुनिया को दहलाने का ख्वाब देखने वाला बगदादी अब खुद काल के गाल में समा चुका है। अमेरिकी मित्र सेना ने उसे मौत से भी बदतर मौत दी है। गुरुवार को हुए साझा हवाई हमले में बगदादी घायल हो गया था, जिसके बाद रविवार को उसकी मौत हो गई।
यह खबर सुनकर किसी को भी अपने ही कानों पर यकीन नहीं हो रहा होगा कि आतंकिस्तान का आका अब दुनिया से उठ चुका है। जिहादियों को जन्नत की सैर कराने वाले बगदादी को अमेरिकी सहयोगी सेना ने हमेशा हमेशा के लिए नर्क की यात्रा पर भेज दिया है। लेकिन ये सच है, ये हम नहीं कह रहे हैं। ईरानी स्टेट मीडिया और तुर्की के प्रो गवर्नमेंट न्यूज़पेपर ने आईएसआईएस से जुड़ी अरबी न्यूज एजेंसी अल अमाक के हवाले से इस खबर की पुष्टि कर दी है। हालांकि अमेरिका ने अभी इस मामले पर कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन एक बात तो साफ है, आतंक का अंत तो निश्चित है, आज नहीं तो कल। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजापाल। और आइए अब आपको समझाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से अमेरिका की कोलिशन फोर्सेस ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। पूरा मामला गुरुवार का है, जब बगदादी और उसके आतंकी सीरिया से कारों के काफिले में रक्का पहुंचे थे। तभी अमेरिका की सहयोगी एयरफोर्स ने इन्हें निशाना बनाया। इस हमले में बगदादी समेत आईएस के कई आतंकी जख्मी हुए थे, जिसके बाद इराकी न्यूज चैनल अल समारिया और आईएस की न्यूज एजेंसी ने रविवार को बगदादी के मारे जाने की खबर की पुष्टि कर दी। और इस वक्त जाने माने रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रफुल्ल बख्शी जी आपका सुदर्शन न्यूज में। अब सीधा सवाल करूंगी, इस बार जो खबर आई है वो पूरे तौर से अल अमाक इसकी पुष्टि कर रहा है कि बगदादी मारा गया, तो क्या ये मान लिया जाए कि आतंक का अंत हो चुका है? हाँ, वो बगदादी मारा गया है, इसका मतलब थोड़ी आतंक का अंत हो जाएगा। ये तो सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आतंक का जो आइडिया है, आतंक का जो फिलॉसफी है जो उसने फैलाई है, वो पूरी तरह फैल चुकी है और बगदादी का रिप्लेसमेंट आ जाएगा मेरे ख्याल से। इतनी हाँ, वो थोड़ी टाइम के लिए वो सबड्यू हो जाएंगे, थोड़ा कुछ समय के लिए वो जिसको कहते हैं ना कि नॉर्मलाइज सिचुएशन दिखेगी, बट इतनी आसानी से बात नहीं होगी जैसा कि हम सोच बैठे हैं। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, आपने एक बहुत खास बात कही कि अब रिप्लेसमेंट बहुत जल्दी आएगा, या मैं तो यूं कहूंगी कि रिप्लेसमेंट एक तरीके से हो चुका है। उमर मतीन जैसे लोग अगर सामने आ रहे हैं, उमर मतीन ने जो किया है वो दुनिया से छुपा नहीं है। इसके अलावा अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में न जाने कितने नौजवान हैं जो आईएसआईएस से पूरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं। आबिद भी गया था, वो बात अलग है कि वापस आ गया, लेकिन साउथ इंडिया के कई ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जिनके दिमाग में बगदादी अब भी बैठा हुआ है। बिल्कुल, बगदादी का जो असर है उनके दिमाग में आया है, और आईएसआईएस को कोई रिक्रूटमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये तो खुद ही उसके प्रभाव से उनकी तरफ चले आ रहे हैं और आकर्षित हो रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो फिलॉसफी जो फैलाई है, ये आइडिया फैलाया है, ये इंटेलेक्ट, हायर इंटेलेक्ट क्राउड को सूट कर रहा है, उनको वो उसकी तरफ जा रहे हैं। ये नहीं कि अनपढ़ लोग जा रहे हैं, ये ढोर गंवार लोग इनके पीछे जा रहे हैं, नहीं, बहुत इंटेलिजेंट लोग, टेक्निकल लोग इस आइडिया से प्रभावित हो चुके हैं। तो ये बहुत खतरनाक सूचक है और बहुत खतरनाक चीज दुनिया के सामने पड़ी हुई है कि अब ये जो आतंकवाद का जो सिस्टम आईएसआईएस ने फैलाया था वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। उसकी जो प्रभाव है, उसकी जो दुर्गंध है, वो काफी समय तक रहेगी और शायद बढ़ भी सकती है। बिल्कुल, यानी अगर हम ये कहना चाहें कि जो आतंक का चेहरा है वो कहीं ना कहीं से बदल गया है। एक वक्त था जब दूसरे देश में ट्रेनिंग लेते थे आतंकवादी और सीमा पार करके दूसरे देश की सीमा में घुसकर इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते थे, लेकिन अब तो हर पल ऐसा लगेगा कि हमारे इर्द गिर्द ही ऐसे आतंकी घूम रहे हैं, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश पूरी तरह से किया जा चुका है। तो इस चुनौती से पार पाने का तरीका क्या है? ये सारे के सारे अब स्लीपर सेल बन रहे हैं, सपोर्टिंग एलिमेंट बन रहे हैं। इसके पार का तरीका ये है कि आपके जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आपकी जो जिसको काउंटर करने की जो एजेंसीज बनी है, उनकी सोच इसी तरीके की होनी चाहिए। जब तक वो आतंकवादियों की तरह ना सोचें और तब उनको काउंटर करें। हर एक एक्शन को काउंटर करने की जरूरत है, और बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि रूथलेसली इनको काउंटर किया जाए। और जब तक ये नहीं करेंगे, आप ह्यूमन राइट्स की बात शुरू कर देंगे और इधर उधर की बात शुरू कर देंगे तो बात आई गई हो जाएगी। इसके लिए बहुत ही ज्यादा आपको एक आतंकवादी की तरह इनको ट्रीट
करना पड़ेगा, इनके साथ डील करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी अपनी महत्वपूर्ण राय हमसे साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर अमेरिका ने एक वक्त था जब ओसामा बिन लादेन को मारा, अभी अमेरिका ने अबू बकर अल बगदादी को मार दिया है, लेकिन सवाल यह है कि दुनिया भर के देश मिलकर इस आतंकी सोच को कैसे मारेंगे, कैसे इस सोच को नेस्तनाबूद किया जाएगा, इस पर विचार और मंथन करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में भी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।